हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करूंगा जो कि आपके मैट्रिमोनियल विवादों के जस्ट बीच में आ रहा है और उससे बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए का नुकसान कर बैठे हैं। बहुतों का होने वाला है। लोग फिर भी कंफ्यूज हैं, क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने एआई से एक क्वेश्चन करके उसका आंसर लिया, फिर जो उसने बताया वही चीज कहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। किसी बुक में कुछ और पढ़ लिया, किसी एक एक्ट में कुछ था, किसी दूसरे एक्ट में कुछ और पढ़ लिया। मीन्स सिर्फ कंफ्यूजन और कंफ्यूजन। मैट्रिमोनियल केस आपके चलते हैं तो एट द एंड आपको भी पता है, सबको पता है, एक अमाउंट डिसाइड हो गया, आप इससे बाहर आ जाते हो। लेकिन मामला तब उलझ जाता है जब किसी प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट हो। मेरे पास खुद भी ऐसे मामले चल रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में 24 को एक मीडिएशन लगा हुआ है हमारा। अब उसमें एक अमाउंट डिसाइड होनी थी, तो मैंने उनसे यही कहा, अमाउंट तो आप डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ों में, तो दूसरी पार्टी किस तरह से उसे कैलकुलेट करेगी और किस तरह से उस पर निगोशिएशन होगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इस मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है कि लीगली आपकी प्रॉपर्टी कितनी सेफ है और क्या आपकी पत्नी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा मांग सकती है, और मांग सकती है तो किन कंडीशन में मांग सकती है, ताकि आप समय रहते अपनी प्रॉपर्टीज को सेव कर सको। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत टाइम बाद मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। दोस्तों, कई साल पहले, 5-6 साल पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन तब परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग है। तो आज 2026 की परिस्थितियों के अनुसार प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं हर कंडीशन में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्किप बिल्कुल मत करना, आखिरी तक देखना। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों देखिए, एक एक करके हम कंडीशन समझते हैं। पहली कंडीशन, जहां पर प्रॉपर्टी पूरे तरीके से पति के नाम पर है, क्या पत्नी आपकी प्रॉपर्टी पर राइट मांग सकती है? आंसर है नो। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खुद खरीदी, अपने पैसे से खरीदी, उसकी सेल डीड आपके नाम पर है और पत्नी का नाम कहीं नहीं है, तो ऐसे में पत्नी आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकती है। अब समझते हैं दूसरी कंडीशन को, जहां पर प्रॉपर्टी आपके माता पिता के नाम पर है, क्या वहां पत्नी हिस्सा मांग सकती है? आंसर है नो। यदि आपके माता पिता के नाम पर उनके द्वारा स्वयं खरीदी गई प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो पत्नी उसमें भी किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं मांग सकती। तीसरी कंडीशन, यदि कोई प्रॉपर्टी आपके बहन और भाई के नाम पर है, क्या पत्नी उसमें कोई हिस्सा मांग सकती है? आंसर है नो, नहीं मांग सकती है। अब बात करते हैं पति की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, यानी पैतृक संपत्ति की, जो कि पीछे से चली आ रही है और उसमें पति का हिस्सा है। तो क्या पत्नी उसमें हिस्सा मांग सकती है? यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड में क्या पत्नी अपना शेयर मांग सकती है? इसका भी आंसर है नो, नहीं मांग सकती। तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है, तब भी पत्नी उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। नेक्स्ट कंडीशन होती है जहां पर प्रॉपर्टी ज्वाइंट होती है। आपने एक फ्लैट खरीदा, पत्नी और आपके दोनों के नाम पर है, ऐसे में क्या पत्नी अपना हिस्सा मांग सकती है? आंसर है यस, क्योंकि 50-50% की ओनरशिप है। अगर 1 करोड़ का फ्लैट है तो 50 लाख पत्नी के और 50 लाख पति के, या फिर अगर वो डिविजिबल है तो वो कोर्ट से उसका पार्टीशन भी करवा सकती है। दोस्तों, वैसे तो हम बहुत सारी चीजें अलग अलग बना करके आपके सामने पेश करते रहते हैं, आपको उसका फायदा मिलता है, बट फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिकली नहीं कही जा सकती, नहीं बताई जा सकती, थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं। तो उन चीजों के लिए हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि हर वीक हम 2 वीडियो लेकर के आएंगे, एक सोच पर प्रहार पर, एक कानूनी सोच पर, जो केवल मेंबर्स ओनली होंगे, क्योंकि आपको पता है मेंबर्स लिमिटेड होते हैं और वो जो वीडियोज होंगे उनका एक्सेस केवल मेंबर्स को रहेगा। लेकिन उन वीडियोज में हम आपके सामने वो चीजें भी रखेंगे जो पब्लिकली नहीं रखी जा सकती। कई सारे लोग इन चीजों का फायदा उठा पाएंगे। उसमें हम जो प्रैक्टिकल लोगों के टेस्टिमोनियल हैं वो भी शेयर कर सकते हैं कि साहब ये देखिए, जो कि पब्लिकली हम लोग शेयर नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि कोर्ट के अंदर चीजें कैसी होती हैं, उन चीजों को जानने में आपको ज्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ साथ लाइव में तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। बट यहां साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, केवल जो सीरियस लोग हों वो ही मेंबरशिप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं है, ज्वाइन का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, नॉमिनल सी मेंबरशिप से वो सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अगर इन केस किसी दुर्घटना में या किसी अन्य तरीके से पति की मृत्यु हो जाती है, और कोई ऐसा सोचता तो नहीं है डेफिनेटली खुद से, बट मिसहैपनिंग हो जाती है और उस समय तक पति ने अपनी कोई भी वसीयत नहीं बनाई हुई है, अब परिस्थितियां पूरे तरीके से चेंज हो जाती हैं। अब पति के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो क्लास 1 हायर्स में बटेगी। अब क्लास 1 हायर्स होते हैं पति की मां,
पति के बेटे, बेटियां और पत्नी, यानी अब पत्नी को भी बराबर का शेयर आपकी प्रॉपर्टी में मिलेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों इसके अलावा क्लास 2 हायर्स भी होते हैं। क्लास 2 हायर्स में आ जाते हैं जैसे आपके पिता, आपके भाई, आपकी बहनें इत्यादि। मृत्यु के बाद क्लास 2 के हायर्स को प्रॉपर्टी में हिस्सा केवल तभी मिलता है जब क्लास 1 के जो हायर्स होते हैं वो जीवित नहीं होते हैं। यहां तक तो हो गई दोस्तों एक बात प्रॉपर्टी की। अब बात आती है फिर पत्नी का अधिकार है कहां जिसकी वजह से लोग इतना डरते हैं। सबसे पहला अधिकार रेसिडेंस राइट, यानी पत्नी डीवी एक्ट के अंतर्गत आपके घर में रहने का निवास अधिकार मांग सकती है। अब ये निवास अधिकार उसे किस किस प्रॉपर्टी पर है? उस प्रॉपर्टी पर जहां पर वो अपने वैवाहिक जीवन में निवास करी हो पति के साथ या पति के बिना। अब वो प्रॉपर्टी चाहे आपके नाम पे हो, चाहे आपके माता पिता के नाम पे हो, चाहे आपके बहन भाइयों के नाम पर हो, अगर वहां वो निवास करी है, अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करी है, तो वहां पर वो अपना रेसिडेंस राइट मांग सकती है। वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड होगा। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब कहने को तो ये रेसिडेंस राइट होता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट ये होता है कि अगर उस प्रॉपर्टी में आ जाती है तो आपको लीगल सलाह से मजबूर कर देती है उस प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए। ऐसे तमाम केस मेरे इन हैंड अभी जो चल रहे हैं वो हैं जिनमें ऐसा हुआ है, पति और उसके परिवार वाले रेंट पर रहने को मजबूर हैं और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा के बैठी है, उसके परिवार वाले उसके साथ में निवास कर रहे हैं। तो ये रेसिडेंस राइट बहुत खतरनाक होता है। इसमें जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं आप केवल कागजों में रह जाते हैं, लेकिन असली कब्जा पत्नी और उसके परिवार वालों का होता है। तो यह स्थिति कभी आने नहीं देनी चाहिए। इस पर मैंने कई वीडियो बनाए, आज टॉपिक थोड़ा अलग है। अब हम बात करते हैं कि पत्नी का अगर मेंटेनेंस का एरियर बन गया है, इस पर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, कुछ लोगों के प्रश्न भी थे, तो मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं। प्रॉपर्टी के केस में अगर मेंटेनेंस का पत्नी का एरियर बन गया है तो अब इस एरियर को वो कहां कहां से वसूली कर सकती है अगर पति ना दे रहा हो और पति जीवित है। अब सबसे पहले पति की अगर कोई सैलरी है तो सैलरी अटैच की जा सकती है। सेकंड, अगर पति की कोई प्रॉपर्टी है स्वयं के नाम से तो वो अटैच की जा सकती है। पति का कोई बैंक अकाउंट है जिसमें बैलेंस पड़ा हुआ है, वो बैंक अकाउंट अटैच किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई पैतृक संपत्ति है और उसमें पति का हिस्सा है तो उस पैतृक संपत्ति के उस पर्टिकुलर हिस्से में जो कि पति का है उस हिस्से से वसूली की जा सकती है। तो इस पे कई सारी कंफ्यूजन मुझे दिखाई पड़ रही थी। कई लोग कहते पत्नी का कोई हिस्सा ही नहीं होता। प्रॉपर्टी में हिस्सा होना इज अ डिफरेंट थिंग। वो मैं आपको बता चुका हूं कि पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होता। यहां बात आ रही है एरियर्स की वसूली की। वसूली कहां कहां से की जा सकती है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको आप जोड़िए मत। तो अगर पति के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, लेकिन पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है, तो इस हिस्से से भी वसूली की जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, कल की कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।